So let's begin the today class. आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे और आज हम लोग को पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं किसको है? मेरी आवाज सब तक जा रही है? से यस और नो? हेलो। Yes, sir. Good morning. चलो तो लेट्स बिगिन पेडिग्री एनालिसिस। कैसे कहते हैं इसको? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या? आप बुक में एक डिफिनीशन हम इसका लिखाते हैं, आप लिख लो। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? बुक में साइड में लिखिए। देखिए, आप लिखो पेडिग्री एनालिसिस। लिखो, मैं लिखा रहा हूं पेडिग्री। पहले पेडिग्री लिख लें, डिफिनीशन क्या है। पेडिग्री इज अ रिकॉर्ड। पेडिग्री एक रिकॉर्ड है किसका? ऑफ डिसेंट, ओवर जनरेशन, ओवर जनरेशन। लिखते जाओ, ओवर जनरेशंस in which नीचे में लिख दूं, in which the number of offspring, and transmission of important traits are given graphically. और ग्राफिकली को आप कह सकते हैं और एज फैमिली ट्री। तो दिस इज पेडिग्री। ठीक है, तो पेडिग्री क्या है? एक रिकॉर्ड है किसका? ऑफ डिसेंट ओवर जनरेशंस इन विच द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आर गिवन ग्राफिकली। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दिस इज पेडिग्री। पेडिग्री को आप सिंपल वर्ड में कहिए, इट इज एक्चुअली अ फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री है। ठीक है, दिस इज पेडिग्री, है ना? अब पेडिग्री एनालिसिस किसको कहेंगे? एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप इसको एनालाइज करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है कि स्टडी ऑफ पेडिग्री फॉर ए फ्यू जनरेशन फॉर एनालिसिस। किसका एनालिसिस करेंगे? और ट्रांसमिशन ऑफ एक्सेप्शनल फेनोटाइप and the possibility of its occurrence in the particular generation is known as pedigree analysis. तो when you are going to analyze this pedigree, मान लो कि यहाँ देखिए, यहाँ मान लो कि इसमें कोई कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर आगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाने की संभावना है, उसका ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी देखना और कैसे ये ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके मेथड्स को देखना। दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, बात समझ में आया? इसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो एक और डेफिनेशन लिख लो, पेडिग्री एनालिसिस किसको कहते हैं? मैं बोलता हूं, लिख लो। लिखिए, देखो, द स्टडी ऑफ पेडिग्री, द स्टडी ऑफ पेडिग्री, लिखा, द स्टडी ऑफ पेडिग्री फॉर अ फ्यू जनरेशन, फॉर अ few generations, for a few generation, for analysis of
analysis of transmission of phenotypes, transmission of phenotypes, transmission of phenotypes and the possibility of its occurrence, possibility of its occurrence, possibility of its occurrence in a particular generation, in a particular generation is called pedigree analysis. आप यहाँ लिख लो pedigree analysis. So whenever you are going to analyze the given pedigree for particular trait and its possibility to next generation, this is called pedigree analysis. उसको बोलते हैं pedigree analysis. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? से यस और नो, बात समझ में आया? व्हाट इज पेडिग्री, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, ये क्लियर हुआ? अब देखो पेडिग्री एनालिसिस को आप ह्यूमन में करते हैं. पेडिग्री एनालिसिस इज कैरिड आउट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट बिकॉज द कॉमन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कैनॉट बी कैरिड आउट ओवर ह्यूमन बीइंग. देखिए आप सिंपल तरीके से सोचो कि अगर आप चाहेंगे कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हम लोग सिंपल मेंडेलियन क्रॉस करा के कर लें तो ह्यूमन में ये बहुत कारणों से पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड लिखा है ना स्क्रीन पे, इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉस आर नॉट पॉसिबल. तो व्हाट इज कंट्रोल क्रॉसेस? तो क्रॉस लाइक मेंडेलियन. तो उसके पीछे कई रीजन होता है. देखो पहला रीजन ये है कि आपका ह्यूमन का देखिएगा तो जनरेशन आने में कम से कम 20 से 25 साल लग ही जा रहे हैं जब कैरेक्टर अपीयर हो रहा है. तो जनरेशन पीरियड अगर ह्यूमन का देखें तो भी लंबा है, 20 से 25 साल इंतजार करना होगा. ठीक है, तब जाके वो क्या फीचर आएगा, कैसे कैरेक्टर आ रहा है वो देख सकते हैं. ठीक है, कई बार इंसानों में क्या होता है आप समझिए बात को. कई बार इन मेनी केसेस ह्यूमन ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का एक कैरेक्टर आ रहा है तो किसी एक ही चीज से हो रहा है. कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सेवरल कैरेक्टर्स होते हैं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं. सॉरी नॉट कैरेक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स. एक चीज और देख लो कि अगर मान लो कि वो साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट हैं, ह्यूमन पे काम कर रहे हैं, तो आप साइंटिफिक वर्कर जो भी है, आप भी हो जो भी हो, कैन स्टडी ह्यूमन इनहेरिटेंस फॉर नॉट मोर देन 2 to 3 जनरेशन. क्योंकि आप 2 से 3 जनरेशन से ज्यादा स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, है ना. कारण आप समझ लो, कारण आप देख लो कि हाँ जो जनरेशन पीरियड है इतना है तो कितना स्टडी होगा, 2 से 3 जनरेशन तक होगा. ठीक है, अच्छा प्रोजेनी जो होता है कपल का वो भी छोटा ही होता है. ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, जब हम लोग मेंडेलियन में क्रॉस कराते थे तो हम लोग अपने हिसाब से उसमें क्रॉसिंग कराते थे. क्रॉसिंग कराते थे, मान लिया कि हमको रेड पर्पल फ्लावर लेना है, उसको किसी व्हाइट फ्लावर से करा दिया, अपने हिसाब से कराते थे. लेकिन ह्यूमन में जो मैरिजेस होते हैं वो आप अपने हिसाब से नहीं करा सकते. मैरिज डिजायर्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट आर नॉट ऑलवेज पॉसिबल इन ह्यूमन बीइंग. तो हो ही नहीं सकता. एक बहुत बड़ा ये भी एक कारण है कि आप जो क्रॉसिंग कराना चाहें कि किसका किसके साथ क्रॉसिंग कराएं, ये भी ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है. दूसरी एक बात और होती है कि अगर मान लो कि डिजायर्ड मीटिंग कराना है तो डिजायर मीटिंग का कराने के लिए यू हैव टू डू, आपको करना क्या पड़ेगा, देखो बात को समझिए, लिमिटेशन बहुत ज्यादा है. स्क्रीनिंग करना पड़ेगा लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन का, स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन. ठीक है, लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि डिजायर्ड मैटिंग कराएं तो सबसे पहले बड़ा ह्यूमन पॉपुलेशन तो कम तो होता नहीं, उसकी स्क्रीनिंग करो.
Even then, the desired or informating matching may not be observed. और स्क्रीनिंग करने के बाद भी हो सकता है कि आपको आपके अनुसार चीजें ना मिले, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में देखोगे तो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है ना। प्योर ट्रेड जो है मिलना पॉसिबल नहीं है ह्यूमन में। ह्यूमन में यू कैन नॉट फाइंड प्योर ट्रेड, वो मिक्स्ड जनरेशन। प्योर ट्रेड्स आर रेयरली ऑब्जर्व, वो बहुत ही मुश्किल है उसको ढूंढ पाना। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव ए मिक्स्ड पॉपुलेशन, प्योर ट्रेड्स आर रेयरली ऑब्जर्व, ठीक है। और एक चीज और ह्यूमन में देखिए, अगर फैमिलीज में देखें तो फैमिलीज में कि जो मैरिजेस आर नॉट प्लान्ड साइंटिफिकली, कोई उस तरह से साइंटिफिक तरीके से मैरिज प्लान तो होता नहीं है, ठीक है। तो मैरिजेस आर नॉट प्लान्ड सो दैट देयर इज रेगुलर मिक्सिंग ऑफ ट्रेड कमिंग फ्रॉम अनकनेक्टेड फैमिलीज। तो प्योर वाला आएगा कहाँ से, वो नहीं आता, ठीक है। इसीलिए इसमें सबसे आसान और अच्छा तरीका है पेडिग्री एनालिसिस करो। पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे जेनेटिक डिफेक्ट एंड देयर ट्रांसमिशन। जैसे जेनेटिक डिफेक्ट कई सारे ह्यूमंस में होते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे देख लो, ऐसे मान लो कि आपको पॉलीडक्टाइली, बहुत पॉलीडक्टाइली जेनेटिकल डिफेक्ट है। पॉलीडक्टाइली का मतलब आप देखिएगा कि एक्स्ट्रा डिजिट्स हो जाते हैं इन लिम्स, ठीक है, तो उसको पॉलीडैक्टाइली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी होता है, मतलब हेमोफीलिया देख लो, रिसेसिव हेमोफीलिया, इसका भी इनहेरिटेंस कैसे होगा। रिसेसिव हेमोफीलिया का अगर आप देखोगे तो इसका भी आपको देखना है कि इसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है ना। या बहरापन हो गया, डेफ हो गया, डेफ म्यूटेशन, मतलब गूंगापन, बहरापन, ये भी सम टाइम जो होता है वो जेनेटिक हो जाता है, इसका देखना है। बर्थ ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस है, थैलासीमिया है, अल्काप्टेनूरिया है, एक और आपने पढ़ा होगा फेनाइल कीटोनूरिया है, एक और है जैसे सिकल सेल एनीमिया। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, ठीक है, जिनका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, ये देखने के लिए आपको पेडिग्री एनालिसिस बहुत मदद करने वाला है। तो पेडिग्री एनालिसिस जब भी करें तो कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना होता है। बात समझ में आया। तो पेडिग्री, लास्ट वाला ये लाइन देखो, ये वाला चीज, इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में स्टडी करना है तो उसमें आपका उपाय ह्यूमन में केवल और केवल एक ही है, आप पेडिग्री एनालिसिस कर लो, उससे पता चल जाएगा एबनॉर्मलिटी, डिजीज, इनहेरिटेंस, है ना, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में आप कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। इसके बाद एक काम और करो, जब कभी आप पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो क्या चीजें आपका दिमाग में होनी चाहिए, वो जरा मैं बोलता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लो, नोट कर लेने में आपको फायदा होगा। In pedigree analysis, some points are to be kept in mind. तो कौन सा चीज आप माइंड में रखेंगे वो आप देखें, ठीक है। कौन सी चीजें आप दिमाग में रखेंगे मैटिंग कराने के दौरान या पेडिग्री एनालिसिस कराने के समय, वो आप देखो। पहला चीज जो नोट करो, आर यू रेडी टू नोट द पॉइंट? लिख रहे हैं तो आप Yes, लिखिए। sir. तो पहला लिखो, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, जो ह्यूमन में होगा, लिखो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स फॉलो मेंडलियन प्रिंसिपल। याद रखना, इसमें जो भी क्रॉस कराओगे तो इसमें मेंडलियन प्रिंसिपल को फॉलो कराना है, प्रिंसिपल, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स फॉलो मेंडलियन प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरी चीज, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को भी कंसीडर करना है, क्योंकि रिकमेंडेंट्स मिलेंगे। देख लो, देयर आर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर्स। दूसरा इसको भी दिमाग में रखना है कि लिंकेज भी होगा और क्रॉसिंग ओवर भी होगा। इसको भी दिमाग में रखते हुए आपको चलना है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। बात समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर थॉट एंड एलिमिनेटेड। आपको सोचना है इसके और अल्टरनेटिव्स क्या है, वो देखना है। तो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर थॉट एंड एलिमिनेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो, जरा इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला आप नोट करें,
A trait can appear in a child. A trait can appear in a child. कोई ट्रेट जो है बच्चे में आ सकता है. Appear in a child, though it may be absent in both the parent. पेरेंट्स में नहीं है, दिखाई नहीं दे, लेकिन बच्चे में वो कैरेक्टर आ जाएगा. इट मे बी एब्सेंट इन बोथ द पेरेंट्स, मतलब मदर फादर दोनों में वो चीज नहीं है, बट दिख जाएगा, बच्चे में आ जाएगा. तो उसका भी कभी कभी बच्चे जो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पेरेंट्स वाले लाइन में कोई देख ही नहीं रहे कैरेक्टर और ये बच्चे वाले में आ जा रहा है, तो ये आता है. ठीक है, आगे उसी में लिखो however if both the parents have a trait especially recessive one, the child is liable to have the same. The child is liable to have the same. ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर कोई रिसेसिव ट्रेट है तो बच्चे में आने की संभावना होती है. आगे और लिखो, रिसेसिव ट्रेट अपीयर मोर कॉमनली. देखो कहाँ रिसेसिव ट्रेट, देखिए कहाँ अपीयर होता है. रिसेसिव ट्रेट अपीयर मोर कॉमनली इन फैमिलीज. रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर मोर commonly in families where close or cousin marriages are practiced. cousin के बीच में शादियां होती हैं, कई लोगों, कई फैमिलीज में, कई धर्मों में ये सब अलाउड है. तो cousin marriages, ठीक है, are practiced. तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब ये चीज होगा, ठीक है, समझ गए, तो फिर रिसेसिव वाला जो जीन्स है वो एक्सपोज हो जाता है, आता है. तो रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर मोर कॉमनली इन फैमिलीज वेयर क्लोज और कजिन मैरिजेस आर प्रैक्टिस. ठीक है, बात समझ में आया. तो इन सब वजह से आप दिमाग में रखोगे कि whenever you are going to analyze the pedigree, तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है. अब हम लोग बात करेंगे पेडिग्री को रीड कैसे करेंगे, हाउ यू रीड. जैसे ये स्क्रीन पे आपको ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे. तो उसके लिए कुछ सिंबल्स आपको समझना होगा. वो सिंबल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ना, एक देखना साइड में पेज में वो सिंबल बना है, मेल फीमेल सेक्स अनस्पेसिफाइड ऐसे करके दिया हुआ है. तो उसी पे अभी हम लोग बात करेंगे. यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, नाउ सी द सिंबल. सिंबल ये जो यूज हो रहा है, और कुछ देखो, मेल के लिए आप जो रखेंगे वो स्क्वायर रखेंगे, एंड दैट स्क्वायर इज हॉलो. ये हॉलो है ना, हॉलो स्क्वायर आप यूज करेंगे. हॉलो स्क्वायर मेल के लिए. फीमेल के लिए सर्किल यूज होता है, एंड दैट इज ऑल्सो हॉलो. हॉलो का मतलब है कि सिंपल ये, ठीक है, और सिंपल ये. तो ये मेल हो गया, ये फीमेल है. और जो मेल फीमेल नहीं है उसके लिए आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, दैट इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ना मेल है ना फीमेल है. ठीक है, देखो जो ओपन सिंबल होता है, ओपन या हॉलो, ये नॉर्मल को दिखाता है. नॉर्मल, ये ओपन वाला है या हॉलो बोलो तो ये नॉर्मल को दिखाएगा. ठीक है, ये किसको दिखाएगा? नॉर्मल को दिखाता है. ये भी नॉर्मल और ये भी हो गया नॉर्मल. लेकिन अगर अफेक्टेड है, अगर मान लो कि मेल अफेक्टेड है तो इसको सॉलिड कर देना है, कलर कर देना है. फीमेल अफेक्टेड है तो राउंड करके इसको कलर कर देना है. और ये जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है उसको भी अगर उसमें कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाना है तो उसको भी आपको सॉलिड कर देना है. सॉलिड सिंबल जो है वो आपको अफेक्टेड को दिखाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत? मेल फीमेल या मैटिंग दिखाना है तो एक सिंगल, हाँ बोलो, बोलो फिर से.
ठीक लाउडली, सर बहुत धीरे आवाज आता है तुम्हारा, बोलिए जल्दी। अफेक्टेड इंडिविजुअल मतलब? जिसमें वो डिसऑर्डर है, मान लो किसी इस मेल को हेमोफीलिया है, ठीक है, तो आप हेमोफीलिया के लिए भी इसको कलर कर दे, बस हो गया। तो कोई, कोई मतलब जेनेटिक हाँ कोई डिजीज? जेनेटिक डिजीज या जिस ट्रेट को आप स्टडी करना चाहते हैं वो कर दिखाते हैं। जनरली लोग डिजीज का ही करते हैं इसलिए अफेक्टेड लिखते हैं, ठीक है। चलिए, मैचिंग में क्या करेंगे, मैचिंग के लिए ये मेल वाला सिंबल, ये फीमेल वाला सिंबल, दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन बना दो, ये हो गया मैचिंग, ठीक है। क्लोज रिलेटिव्स के बीच में जो होता है, उन्हें रिलेटिव्स मतलब कजन मैरिजेज जो होते हैं, उसमें डबल लाइन आपको बनाना है, 2 लाइन, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चे को कहाँ लिखेंगे, अब इसमें देखिए पेरेंट्स को यहाँ ऊपर में लिखना है, ये मेल पेरेंट, दिस इज फीमेल पेरेंट, और इसके बच्चे को आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आपको दिखाना है, तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग दिखाना है, मतलब ये सब जो बच्चे हैं यहाँ जो देख रहे हो अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड को दिखाना है तो ऐसा वाला सिंबल बना के अंदर में संख्या लिख दो, 5 4 3, जितना लिखोगे उतना हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको लिखना होगा। और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे आप देखो, है ना, मान लो बहुत सारे सिंबल्स हैं तुम्हारे बुक में जो है, ज्यादा नहीं है, ऐसा बना दिया, स्क्वायर बना दिया, और इसमें डायगोनल, जस्ट ये स्क्वायर बना दिया, और स्क्वायर बना के एक ऐसे डायगोनल लाइन खींच दिया, ठीक है, मेल के लिए। और फीमेल में है सर्किल बनाया, और इसमें भी अगर कोई डायगोनल लाइन ऐसे खींच देते हैं तो ये दिखाता है सिंबल डेथ का, ये डेथ का सिंबल है, ठीक है, मतलब ये मर गया। कोई दिक्कत, समझ में आया। अब कभी कभी हेट्रोजाइगस कंडीशन भी दिखाने के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो हेट्रोजाइगस में क्या करोगे, जैसे इसमें देखो, मेल अगर एक हेट्रोजाइगस है तो इसमें ना आधा ऐसे लाइन खींचा रहेगा और एक तरफ से ये सॉलिड कर देगा, तो ये हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये सब कुछ कुछ सिंबल नहीं है, तो आपका जो सिंबल स्क्रीन पे दिख रहा है इसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये बात हो गया, सिंबल आपको लर्न कर लेना होगा, सिंबल एक बार सीख जाओगे तो तुमको पेडिग्री एनालिसिस करने में सुविधा होगा, यू कैन एनालाइज द पेडिग्री, ठीक है। तो सिंबल सीख गए, सिंबल सीखने के बाद आप क्या करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो है इस वाले को लेके चलते हैं, है ना, और भी व्हाइट बोर्ड लगाते हैं, उसमें आप देखोगे कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में अभी तुम्हारा एनसीईआरटी का पीडीएफ मैं दिखाऊंगा, और उसमें कुछ पेडिग्री बना है, उन पेडिग्री पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीन में यही रोकता हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करता हूँ पीडीएफ, और पीडीएफ देखिए, और उसके बाद जो है आप जो है उसमें आप एनालिसिस करें। वेट वेट करो, लेट द पीडीएफ ओपन, थोड़ा इसको मैं हटा दूं स्क्रीन से, ये स्क्रीन से पावर पॉइंट हटा देता हूं। जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू ओपन दिस वन टू ऑल एनसीईआरटी, हमारा जो दिस वाज द चैप्टर, स्क्रीन दिख रहा है, इसमें पेडिग्री एनालिसिस वाले पेज पे जाओ, तुम्हारे पास एक बुक है अवेलेबल, तो टेक आउट योर बुक एंड गो टू दैट पेज जहां पेडिग्री एनालिसिस है। थोड़ा इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे ले जा रहा हूं, देखो यहाँ आ गए हम लोग इस जगह पे, देखो ये पेडिग्री एनालिसिस का सिंबल है, यही आप पढ़ रहे होंगे, अभी पढ़ाया था। अब इसमें जो है 2 पेडिग्री बना हुआ है सीधे, एक ये है और एक ये है, हम इन दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना, और आप भी सीख पाओगे बहुत आराम से पेडिग्री एनालिसिस। एक हम लोग ये वाला करें, पहला वाला, और फिर दूसरा वाला भी है,
इन दोनों को एनालाइज करते हैं और आप भी एनालाइज करो, साथ साथ में कॉपी पे बना सकते हो। तो पेडिग्री एनालिसिस जो है, पहला जो एनालिसिस पेडिग्री बना है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का बना है। एग्जांपल है डिसऑर्डर लिखा हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, है ना, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का बना है। और दूसरा वाला जो आप देख रहे हो ये है सिकल सेल अनीमिया का, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे रीड आउट करेंगे, ये आपको समझना है। तो पहला वाला समझो, पहले ऐसे समझ लो, ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, मेल है। अब इन रीड करना सीखो। तो ये हो गया मदर फादर, ये फीमेल लिख रहे हो, ठीक है, और ये मेल है, ठीक है। इनके बच्चे देखो ये हैं, गिनती आप ऐसे लिख सकते हैं, बच्चे जो है 1 2 3 4, इनके 4 बच्चे हैं। अब इनका भी मैटिंग हो रहा है, तो ये हो गया पहला जनरेशन। जनरेशन आप रोमन नंबर से लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन है, और दिस वन इज थर्ड जनरेशन, ये 3 जनरेशन है। अब देखो ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा है, देखिए आप देखो ये जो एनालिसिस दिया गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, ऑटोसोमल यानी जहां इसका डोमिनेंट फैक्टर जहां जहां जाएगा वहां वहां वो कैरेक्टर अपीयर होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये, ठीक है। ऑटोसोमल का मतलब, डोमिनेंट का मतलब है कि यहाँ कोई एक फैक्टर होगा जो डोमिनेंट होगा। अब ये होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस, ये कैसे पता चले, तो देखिए अगर ये होमोजाइगस रहेगा तो इस सब में जो अनअफेक्टेड भी दिख रहा है, ये सब अनअफेक्टेड, ये सब अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसीलिए दिस वन इज हेट्रोजाइगस, तो फीमेल हो गया हेट्रोजाइगस। आज ये वाला आप देख रहे हैं तो ये है क्या, नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो आप ऐसे लिख दो स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इसकी क्रॉस करा लो, क्रॉस करा के बता के दिखाओ, बनाओ तो जरा 2 मिनट समय ले लो, इसको बनाओ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो देखना कि आपका एनालिसिस सही जाता है या नहीं, ठीक है, करके देखिए होता है कि नहीं। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला है, ये आसान है, इसको आप करिए, एनसीईआरटी है आपके पास, आप करिए, ठीक है, इजी है। इसको मैं मिटा दूं थोड़ा। अब देखो इसका आप अल्फाबेट से दिखा दो, ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस, ये स्मॉल है। अब देखो ये वाला जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, दिस इज हैविंग बोथ रिसेसिव जीन, तभी इसमें नॉर्मल आया। यहाँ देखो यहाँ ये डोमिनेंट है, तो ये वाला डोमिनेंट वाला तो रहेगा ही, तो दिस वन इज हेट्रोजाइगस, ये फिर नॉर्मल ही है, ये भी देखो नॉर्मल है। यहाँ देखो अगेन इट इज हेट्रोजाइगस, और ये भी दोनों रिसेसिव वाला। और यहाँ देखिए ये तीनों में सब रिसेसिव है। और यहाँ अगर देखेंगे तो ये रिसेसिव, लेकिन यहाँ देखोगे इट इज हैविंग। तो ऐसे आप एनालिसिस कर लो, जहां जहां ये सर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वेयर एवर डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट इट एक्सप्रेसेस सेल्फ लाइक मेंडेलियन, जो मेंडेलियन के जैसा है बिल्कुल वैसा, ठीक है, नहीं है सर ऐसे। लेकिन यहाँ देखो इस जगह पे क्या है, दूसरे वाले में है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो पेरेंट्स वाले में फीचर नहीं आ रहे, मतलब वो फैक्टर वो ट्रेट नहीं आ रहा, लेकिन नीचे है, ठीक है, तो रिसेसिव अपीयर होता है, ये सब का सब रिसेसिव ही होगा, तभी ये डिजीज अपीयर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पेरेंट्स दोनों हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई हेमोजाइगस रहता तो ये डिजीज इनको भी होता। तो इस तरीके से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी ये सर। मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट का सर आप ऐसे बात करेंगे, मुश्किल लग रहा है, आप कोशिश करोगे आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आप कोशिश करो आएगा। एक और होता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट,
अगर मान लो कि ये रिसेसिव ट्रेट है, ये तो सिकल सेल एनीमिया है, मान लो दूसरा अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट आता तो उसमें कैसे करते, है ना। तो 2 लाइन मैं बताता हूँ, वो आप लिख लो तो तुमको काम आएगा। देखो, सेक्स लिंक्ड, लिख लो, मैं बोल देता हूँ, और रिसेसिव ट्रेट्स या ट्रेट लिखो जो भी, एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, लिखते जाओ, इट्स इफेक्ट इन द मेल बट द फीमेल इज जनरली कैरियर। आगे जब डिसऑर्डर पढ़ाएंगे ना इसमें तो काम आएगा इस लाइन पे, बट द फीमेल इज जनरली कैरियर। जनरली कैरियर, तो फीमेल जो है जनरली कैरियर होती है। तो पहला लाइन हो गया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द मेल बट द फीमेल इज जनरली कैरियर। तो फीमेल जो है वो जनरली कैरियर है। पहला पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द, लिखते जाओ, देयर इज नो ट्रांसफर of the recessive sex-linked allele from father to son। फादर से सन में ये ट्रेट नहीं जाएगा। रीजन हम लोग देखेंगे जब हम लोग कैरेक्टर इसका डिस्कस करेंगे ना, तो हम लोग देख लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि फादर से सन की ओर ये कैरेक्टर्स पॉसिबल नहीं होते। हम लोग इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड एलील फ्रॉम फादर टू सन। ये लिख लिया, हो गया। तीसरा पॉइंट लिखोगे, पॉइंट नंबर 3, आप ऐसे लिखिए, ए डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड, लिखो, अ डोमिनेंट sex linked trait show its effect in both daughters and son, both daughters, एस लगा दो इसमें, एंड सन्स, डाउटर एंड सन्स, ठीक है। तो ये हो गया कि जो कोई डोमिनेंट अगर सेक्स लिंक्ड ट्रेट है तो उसका इफेक्ट जो है डाउटर और सन दोनों में दिखेगा। और एक और लाइन लिखो, पॉइंट नंबर 4, यहां लिख देता हूं, इफ फादर, नोट करो, इफ फादर will transfer the dominant sex linked trait, dominant, तेजी से लिखना टाइम खत्म हो रहा है, सेक्स लिंक्ड trait to all the doubters, to all the doubters। ये चारों पॉइंट याद रखना, अगले क्लास में जब डिसऑर्डर बताएंगे तो इसका यूज होगा। सेक्स लिंक्ड ट्रेट टू ऑल द डाउटर्स बट नॉट टू द सन्स, नॉट टू द सन्स। तो इसको आप याद रखिएगा, 4 पॉइंट है, ठीक है।
अब इसी का भी आप पेडिग्री एनालिसिस एक बना सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस इसका भी आप कर सकते हैं, करके देखिएगा कैसा आएगा। अदरवाइज हम जेनेटिक डिसऑर्डर जब पढ़ाएंगे उसमें देखिएगा, उसमें कुछ ऑटोसोमल भी पढ़ाएंगे, कुछ सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी आपको बताएंगे, वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एक डिसऑर्डर जब डिस्कस करेंगे तो वो रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो फिर उसका भी आप पेडिग्री आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी आगे व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपके बुक में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत सारे पढ़ने हैं, तो सारे देखे जाएंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर भी है, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी है, वो सब देखेंगे, सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी है, तो तमाम बातों को डिस्कशन होगा। बस आज के क्लास में इतना ही। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, समझ गए? और हाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर देखते हैं उस दिन पहले जो आएगा उसको स्टार्ट करें, ठीक है? समझ गए बात? So I'm going to end the class now.